नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम IC38 बुक का अध्याय 9 डिस्कस करेंगे, जीवन बीमा उत्पाद पार्ट 2। इस वीडियो में हम गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद का संक्षिप्त विवरण और गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद के बारे में जानेंगे। गैर परंपरागत जीवन बीमाओं का संक्षिप्त विवरण। क्योंकि हम लोग जो भी बीमा में अगर पॉलिसी लेते हैं तो हम उसमें पैसा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब निवेश करते हैं। तो हमें ऐसे जगह पे निवेश करना चाहिए जिनका कि मतलब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बचत और निवेश के प्रमुख उद्देश्यों में से एक संसाधनों का अंतर अस्थायी आवंटन प्राप्त करना है, जो कुशल और प्रभावी हो। जो हमारा जो निवेश है वो कुशल और प्रभावी होना चाहिए। इसमें है पहला अंतरकालिक आवंटन, इंटर टेम्पोरल एलोकेशन का मतलब है समय पर आवंटन। यहाँ प्रभावी शब्द का मतलब है जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक सफलता करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। दूसरी ओर कुशल आवंटन का मतलब है अधिक तेजी से संचय और भविष्य में अधिक धन की उपलब्धता। जोखिम के एक निर्दिष्ट स्तर पर प्रतिफल जितना अधिक होगा, निवेश उतना ही कुशल होगा। अगर हमने इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है तो उसमें जितना हमें उसका रिटर्न जितना ज़्यादा आएगा, हमारा निवेश उतना ही अच्छा माना जाएगा। जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में चिंता की सबसे महत्वपूर्ण बात प्रतिस्पर्धी दर पर प्रतिफल देने का मुद्दा रही है, क्योंकि जीवन बीमा कंपनी जो है वो एंड में अपना बोनस रेट डिक्लेयर करता है। स्टार्टिंग में ये पता नहीं लगाया जा सकता है, और जो पॉलिसी होल्डर है वो टाइम टू टाइम अपना बोनस रेट चेक नहीं कर सकते हैं कि उसे बीमा कंपनी कितना बोनस दे रही है। तो और जैसे और जो वित्तीय बाजार में प्रोडक्ट है, जैसे कि म्यूचुअल फंड है या फिर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसमें इस बात की हमेशा जानकारी रहती है कि उसे कितने रुपए का इंटरेस्ट, जो भी उसने निवेश किया है उसमें कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। पारंपरिक उत्पादों की सीमाएं। जो जीवन बीमा के परंपरागत उत्पाद हैं उनकी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, जैसे कि नकद मूल्य घटक। इसमें सबसे पहले इस तरह की पॉलिसियों में बचत या नकद मूल्य घटक को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। यह एक्चुरियल आरक्षित निधियों की मात्रा पर निर्भर करता है। परिणाम स्वरूप इसमें मृत्यु दर, ब्याज दरों और खर्चों और अन्य मानदंडों को निर्धारित किया जाता है जो जीवन बीमा कंपनी द्वारा तय किए जाते हैं। ये काफ़ी मनमानी धारणाएं हो सकती हैं। दूसरा है प्रतिफल की दर, जो रेट ऑफ रिटर्न है। इन पॉलिसियों पर प्रतिफल की दर क्या होगी यह निश्चित करना आसान नहीं होता है। इसका कारण यह है कि लाभ सहित पॉलिसियों के अंतर्गत लाभ का मूल्य निश्चित तभी माना जाएगा जब अनुबंध समाप्त हो जाता है, मतलब लास्ट में, पॉलिसी के लास्ट में ही पता चलता है कि उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आगे है प्राप्ति, यील्ड। तो पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद में जो भी प्राप्ति होगा, जो उसका रिटर्न है, उसको सही ढंग से एग्जैक्टली ये नहीं बताया जा सकता है कि ये कितना रिटर्न होगा। ये जो है निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड और सख्त निगरानी के कारण, क्योंकि बोनस तुरंत जीवन बीमा कंपनी के निवेश के प्रदर्शन को प्रतिबिंब नहीं करता है। इन पॉलिसी पर होने वाली प्राप्ति अधिक जोखिमपूर्ण निवेश में होने वाली प्राप्तियों की तरह उच्च नहीं हो सकती है। मतलब शेयर मार्केट में जो जितना भी रिटर्न हमें मिलता है, या फिर बाकी जगह पे जहाँ पे कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपका पैसा पूरी तरह से डूब भी सकता है या बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। तो इंश्योरेंस, जो परंपरागत इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें आपको यील्ड एक स्थिर मिलेगा, लेकिन हाँ, आप एक बहुत ही ज़्यादा रिटर्न का अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आपने जो परंपरागत जीवन बीमा योजनाएं थी उसकी सीमाएं देख ली, स्पष्ट हो गई हैं। जीवन बीमा कंपनी के उत्पाद प्रोफाइलों में कई बदलाव हुए हैं। नीचे संक्षेप में बताया गया है, जैसे बंडल को खोलना। इस रुझान में सुरक्षा और बचत के तत्वों को अलग अलग करना तथा इसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादों का विकास जिसमें दोनों का एक अस्पष्ट मिश्रण के बजाय सुरक्षा या बचत पर जोर दिया जाना शामिल हो। बंडल को खोलना मतलब जो एंडोमेंट प्लान था या फिर परंपरागत जीवन बीमा योजना था, उसमें दोनों एक ही साथ रहता था। पार्टी को ये पता नहीं चलता था कितना पैसा बचत में जा रहा है और कितना पैसा रिस्क कवर के लिए रखा जा रहा है। अब इस बंडल को खोल दिया गया, जो गैर परंपरागत जीवन बीमा योजना था उसमें इसको अनबंडल कर दिया गया है। जैसे कि यूनिवर्सल बीमा तथा परवर्ती बीमा की खोज हुई। ब्रिटेन और अन्य बाजारों में यूनिट लिंक्ड बीमा में वृद्धि देखी गई। उसके बाद निवेश लिंकेज, दूसरा रुझान निवेश लिंक्ड उत्पादों की दिशा में बदलाव था,
जिसमें निवेश के प्रदर्शन के एक सूचकांक के साथ पॉलिसी धारकों के लाभ को जोड़ दिया जाता था। मतलब जो भी पैसा पॉलिसी धारक पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे निवेश बाजार यानी कि शेयर मार्केट या फिर उसे मिलते जुलते जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है उसमें इन्वेस्ट किया जाने लगा, जो गैर परंपरागत जीवन बीमा योजनाएं। अब इससे ये हुआ कि जो भी पॉलिसी थी जीवन बीमा में उसमें पारदर्शिता आई। लोग को अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो दिखने लगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके सामने। वो फंड्स जिस फंड में उसका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको कंट्रोल कर सकते थे। बंडल को खोलने के कारण आय के प्रतिफल दर और कंपनियों द्वारा अपनी सेवा हेतु लिए जाने वाले शुल्क जैसे खर्च आदि में काफ़ी स्पष्टता आई। इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया और इस तरह की तुलना की जा सकती थी। उसके बाद है गैर मानक उत्पाद। चौथा रुझान उत्पाद की सख्त से लचीली संरचनाओं की ओर बदलाव रहा, जिसमें गैर मानक उत्पाद की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जाता है। जब हम गैर मानक की बात करते हैं, यह पसंद के स्तर से संबंधित है जो एक ग्राहक पॉलिसी की संरचना और लाभों का डिजाइन तैयार करने के संबंध में प्रयोग कर सकता है। दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ग्राहक इस संबंध में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकता है। प्रीमियम और लाभों की संरचना तय करने और बदलने के समय प्रीमियम एकत्रित को निवेश करने के तरीके का चयन करते समय। अब आगे हम गैर परंपरागत जीवन बीमा योजनाओं के आकर्षण, जो मुख्य आकर्षण है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि है निवेश लाभ के साथ सीधा संबंध। जितना रुपए का इंटरेस्ट हो रहा है वो छुपा हुआ नहीं है, किसी के साथ कंपनी के साथ छुपा हुआ नहीं है, वो डायरेक्टली कस्टमर को मिल रहा है। भैया निवेश लाभ के साथ सीधा संबंध, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जिस भी फंड में जितना भी निवेश कर रही है उसका लाभ पॉलिसी होल्डर को सीधे तौर पे मिल रहा है। अगला है प्रतिफल पर बुरा असर डालने वाली मुद्रास्फीति। तो इसका जो बैंक इंटरेस्ट रेट है या फिर मुद्रास्फीति पर डिपेंड करने वाली चीज़ का डायरेक्ट असर इस पे नहीं पड़ता है, तो ये एक लाभ के रूप में देखा जा रहा है। उसके बाद लचीलापन है कि ये इन पॉलिसियों में आप अपने फंड्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले किसी दूसरे फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा था, उसके बाद आपने देखा कि वो फंड अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप फंड चेंज करके किसी दूसरे फंड में चले गए। तो इस तरह से इन प्लान में ये लचीलापन है कि आप इसमें किसी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है समर्पण मूल्य। समर्पण मूल्य परंपरागत जीवन बीमा योजना में समर्पण मूल्य में जब कोई भी पॉलिसी सरेंडर होती थी तो कंपनियां मनमाने तरीके से उनका बोनस काट लेती थी। लेकिन गैर परंपरागत जीवन बीमा योजना या फिर जो यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं हैं जो कि डायरेक्ट मार्केट से जुड़ी हुई हैं, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है, उसमें पॉलिसी में एक निर्धारित प्रारंभिक वर्षों की अवधि 3 या 5 वर्ष के बाद एक मामूली समर्पण शुल्क की कटौती के पश्चात पॉलिसी धारकों को योजना से पैसे निकालने की भी अनुमति थी। पॉलिसी की अवधि पूरी होने से पहले इस तरह का समर्पण या नकदीकरण पर उपलब्ध राशि तत्कालीन परंपरागत पॉलिसी के तहत उपलब्ध समर्पण मूल्य की तुलना में बहुत अधिक थी। इसीलिए ये पॉलिसी काफ़ी लोकप्रिय हुई। भारत सहित कई देशों में पारंपरिक उत्पादों की जगह लेनी शुरू कर दी, क्योंकि ये कई निवेशकों के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा कर रही थी। अब आगे है गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद। कुछ गैर पारंपरिक उत्पाद के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जैसे यूनिवर्सल लाइफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शुरू की गई थी और तेज़ी से उभर कर सामने आई। और इंडिया में इसे यूनिवर्सल लाइफ को इंडिया में नवंबर 2010 के IRDA के एक परिपत्र के अनुसार सर्वव्यापी जीवन बीमा उत्पाद को परिवर्ती बीमा उत्पाद VIP के रूप में जाना जाएगा। तो इंडिया में इसे परिवर्ती बीमा उत्पाद के रूप में या फिर VIP के रूप में जाना जाता है। आगे हम इसके बारे में अब हम यूनिवर्सल जीवन बीमा के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। यूनिवर्सल जीवन बीमा स्थायी जीवन बीमा का एक रूप है जिसकी पहचान इसके लचीले प्रीमियम, लचीली अंकित राशि और मृत्यु लाभ राशियों और इसके मूल्य निर्धारक कारकों के अलग अलग किए जाने से होती है। इसमें सारा चीज़ अलग था। इसके प्रीमियम, इसका जो भी सम एश्योर्ड था या फिर मृत्यु लाभ की राशि, इसमें सारे मूल्य निर्धारक के जो फैक्टर थे वो सारे डिपेंडेंट थे, अलग अलग थे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल बीमा पॉलिसी का मुख्य नया परिवर्तन प्रथम पॉलिसी वर्ष के बाद पूरी तरह से लचीले प्रीमियम की शुरुआत करना था। व्यक्ति को केवल यह सुनिश्चित करना था कि प्रीमियम कुल मिलाकर पॉलिसी को बनाए रखने के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त था। मतलब जो प्रीमियम आपने जमा किया है शुरुआत के वर्षों में, वो वही प्रीमियम को निवेश किया जाएगा कहीं पे और वहाँ से आने वाले इंटरेस्ट से आपके बाकी के वर्षों का प्रीमियम
भरा जाएगा। तो इसमें लेकिन कुछ लिमिटेशंस था जो आगे देखेंगे। इसका लचीले प्रीमियम के कारण ये बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों में लोकप्रिय हुआ। इसके लचीलेपन संरचना ने पॉलिसी धारकों को नगद मूल्य में से पैसे की आंशिक निकासी करने में भी सक्षम बनाया। मतलब जो भी प्रीमियम इसमें डाला जा रहा है उसमें से भी लोग पैसे निकाल सकते थे, बस नगद मूल्य उस सीमा तक कम हो जाता था, जहाँ तक आपका इन्वेस्टमेंट है वहाँ तक कम हो जाता था। लचीलेपन का मतलब यह भी था कि मृत्यु लाभ का समायोजित और अंकित राशियों में अंतर किया जा सकता था। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन था उसके बारे में हम जानते हैं। यद्यपि इस प्रकार की पॉलिसियों को गलत तरीके से बेचा जा सकता था। वास्तव में अमेरिका जैसे बाजार में संभावित ग्राहकों को इस नियम का प्रलोभन दिया जाता था कि व्यक्ति को कुछ शुरू के प्रीमियम का भुगतान करने की ज़रूरत थी, फिर पॉलिसी अपने आप इसका ध्यान रखेगी। मतलब कि आपने शुरू में जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो पैसे आपने प्रीमियम के रूप में दिए हैं, उसको इन्वेस्ट किया जाएगा शेयर मार्केट या फिर कहीं भी, और उससे जो रिटर्न आएगा बाकी के पैसे उनसे भरे जाएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, मान लीजिए जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो शेयर मार्केट में गए, और शेयर मार्केट में इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा ही, वहाँ पैसा घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो कुछ केस में ऐसा हुआ कि जो उसका प्रीमियम अमाउंट था, जो कि इन्वेस्टमेंट हो गया था शेयर मार्केट में, वो घटते घटते पूरी तरीके से जीरो हो गया, और उस पॉलिसी में प्रीमियम कुछ बचा ही नहीं। मतलब प्रीमियम जब कुछ बचा ही नहीं तो उसका रिस्क कवर भी जीरो हो गया। तो जो भी क्लेम का अमाउंट था उस पार्टी के डेथ होने के बाद, उसके नॉमिनी को उसके क्लेम के रूप में कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह से इस पॉलिसी को गलत रूप में बेचा गया। अब भारत में गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद के जो दो रूप हैं उसके बारे में देखेंगे। गैर परंपरागत जीवन बीमा के दो रूप हैं। पहला है परिवर्ती योजनाएं और दूसरा है बीमा योजनाएं, और दूसरा है यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं, यूलिप प्लान। इसे यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ULIP। ये दोनों बीमा योजनाएं शेयर मार्केट से लिंक्ड होती हैं, जो कि गैर परंपरागत हैं। परिवर्ती बीमा योजनाएं, सबसे पहले अमेरिका और अन्य बाजारों में शुरू किए गए परिवर्ती बीमा योजना के बारे में जानना उपयोगी होगा। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, यह पॉलिसी सबसे पहले 1977 में अमेरिका में शुरू की गई थी। परिवर्ती बीमा आजीवन पॉलिसी का एक प्रकार है, जहां पॉलिसी का मृत्यु लाभ और नगद मूल्य जमा किए जा रहे प्रीमियम के एक विशेष निवेश खाते के निवेश प्रदर्शन के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार पॉलिसी ब्याज दर या न्यूनतम दर मूल्य के संबंध में कोई गारंटी नहीं दे सकता है। सैद्धांतिक रूप से नगद मूल्य शून्य तक नीचे जा सकता है, जिसके मामले में पॉलिसी समाप्त हो सकती है। जैसा कि हमने अभी जो यूनिवर्सल प्लान के बारे में डिस्कस किया था कि जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग अलग खाते में होता है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वहाँ पे आपके रुपए बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। और अगर आपका प्रीमियम जीरो हो जाता है टोटल, तो आपका पॉलिसी में कोई भी जो है क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये परिवर्ती बीमा योजना था। उसके बाद है हमने इसका डिस्कशन कर ही लिया है, आगे तो समय व्यर्थ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे हम देखेंगे। वही है, इसमें खरीदार को पॉलिसी पर निवेश के जोखिम को वहन करने में सक्षम और इच्छुक होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियाँ आमतौर पर ऐसे लोगों द्वारा खरीदी जानी चाहिए जो जानकार और इक्विटी ऋण, निवेश बाजार तथा बाजार की अस्थिरता को लेकर काफ़ी सहज होते हैं। साफ तौर पर इसकी लोकप्रियता निवेश बाजार की स्थितियों पर निर्भर करेगी, जो बाजार की उछाल में काफ़ी प्रगति करेगा और शेयर तथा बॉन्ड के मूल्य धराशायी होने पर इसमें गिरावट आ जाएगी। परिवर्ती जीवन बीमा बेचते समय इस अस्थिरता का ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति परिवर्ती या फिर यूनिवर्सल बीमा ले रहा है तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर शेयर मार्केट का मूल्य बढ़ता है तो उसे फ़ायदा होगा, उसका जो रिस्क अमाउंट है वो बढ़ सकता है, आगे के प्रीमियम उसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका टोटल जो प्रीमियम है वो भी जीरो हो सकता है, उसकी पॉलिसी समाप्त भी हो सकती है। अब आगे है यूनिट लिंक्ड बीमा, यूलिप। यूनिट लिंक्ड योजनाएं, जिन्हें यूलिप के रूप में जाना जाता है, कई बाजारों में परंपरागत योजनाओं की जगह सबसे अधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक के रूप में उभरी है। इन योजनाओं की शुरुआत ब्रिटेन में पर्याप्त निवेश की स्थिति में हुई, जो जीवन बीमा कंपनियों ने सामान्य इक्विटी शेयरों में किया था, और इसके परिणाम स्वरूप उनको बड़े पूंजीगत लाभ और मुनाफे हुए थे। दोनों इक्विटी में अधिक निवेश करने और इसके लाभ अधिक कुशल और न्याय संगत तरीके से पॉलिसी धारकों को देने की जरूरत महसूस की गई। लाभ सहित पारंपरिक मतलब सहभागिता पॉलिसियां जीवन बीमा कार्यालय के निवेश प्रदर्शन को कुछ लिंकेज प्रदान करती है। हालांकि यह लिंकेज प्रत्यक्ष नहीं है। पॉलिसी धारकों का बोनस परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा घोषित परिणामी अधिशेष के नियम समय के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, जो बदले में मूल्यांकन एक्चुअरी द्वारा
समझी गई धारणाओं और कारकों पर निर्भर करता है। यूनिट लिंक्ड पॉलिसी भी, इसमें यूनिट्स होते हैं जिसमें से कि यूनिट्स शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं। यूनिट लिंक्ड पॉलिसियाँ या फिर यूलिप पॉलिसी उपरोक्त दोनों प्रतिबिंबों के पार पाने में मदद करती है। इन अनुबंध के तहत लाभ भुगतान देय होने की तिथि को पॉलिसी धारक के खाते में जमा यूनिट्स के मूल्य से पूर्णतः या अंशतः निर्धारित किए जाते हैं। मतलब आपके पैसे जिस यूनिट्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, आप उस पर डिपेंड करेगा आपको कितने रुपए आपको मैच्योरिटी के रूप में दिया जाएगा। आगे है प्रीमियम का विभाजन। यूलिप प्रीमियम का विभाजन जो है, कुछ जो है जो खर्च में व्यय होता है कंपनी का, ये उसमें जाता है। उसके बाद कुछ आपके जो डेथ क्लेम के लिए है उसमें क्लेम सेटलमेंट के लिए सेविंग करके रखा जाता है, और बाकी के पैसे आपके इन्वेस्ट होते हैं, निवेश में होते हैं। एक बार जब ये शुल्क प्रीमियम में से काट लिए जाते हैं, खाते की शेष राशि और इसमें होने वाली आय को यूनिट्स में निवेश किया जाता है। यही है, ये दोनों काट लेने के बाद बाकी के पैसे आपके यूनिट्स में निवेश किए जाते हैं। इन यूनिट्स का मूल्य प्रदर्शन के कुछ पूर्व निर्धारित सूचकांकों के संदर्भ में तय किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडेक्स होते हैं, जो शेयर मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं, पूर्व निर्धारित इंडेक्स के इन यूनिट्स के मूल्य तय किए जाते हैं कि किस यूनिट्स में आपको निवेश करने पे कितना मूल्य लगेगा। इस प्रकार पॉलिसी धारकों के लाभ जीवन बीमा कंपनी की धारणाओं और विवेक पर निर्भर नहीं करता है। मतलब यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज के संदर्भ में ये कहा जा रहा है, यूलिप पॉलिसी में ये जीवन बीमा कंपनी के धारणाओं और विवेक पर निर्भर नहीं करता है कि कितना बेनिफिट मिलेगा। यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों की एक लोकप्रिय विशेषता विभिन्न प्रकार के फंडों के बीच में चयन करने की इसकी सुविधा है, जिसका प्रयोग यूनिट धारक कर सकते हैं। प्रत्येक फंड में संपत्ति का एक अलग पोर्टफोलियो का मिश्रण होता है। इस प्रकार निवेश को डेट या बैलेंस या इक्विटी फंड के एक व्यापक मिश्रण के बीच चयन करना होता है। डेट फंड का अर्थ होता है व्यक्ति के अधिकांश प्रीमियम को गिल्ट तथा बॉन्ड जैसी ऋण प्रतिभूतियों या फिर सिक्योरिटी में निवेश करना। इक्विटी का मतलब होता है कि यूनिट मुख्य रूप से इक्विटी के रूप में निवेश होते हैं। यहाँ तक कि इन व्यापक श्रेणियों के भीतर अन्य प्रकार के विकल्प भी हो सकते हैं। हम कुछ यूनिट्स के बारे में आगे देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इक्विटी फंड है। इक्विटी फंड क्या होता है? यह फंड धनराशि के एक बड़े भाग को इक्विटी और इक्विटी संबंधित साधनों में निवेश करता है। इक्विटी मतलब किसी भी कंपनी के जो हिस्सेदारी होती है, इक्विटी उसे कहा जाता है। उसके बाद डेट फंड या ऋण, यह फंड धनराशि का बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड, जो सरकार ऋण लेती है तो वो डेट फंड से लेती है, वो बॉन्ड जारी करती है और वहाँ पे जैसे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट इत्यादि में निवेश किया जाता है। उसके बाद है बैलेंस्ड फंड। यह फंड इक्विटी और डेट फंड, ऋण फंड का एक मिश्रण है। मनी मार्केट, यह फंड धनराशि को मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल, जमा राशि प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र इत्यादि साधनों में निवेश करता है। तो इसीलिए यूनिट लिंक्ड पॉलिसी को यूलिप पॉलिसी को यूनिट लिंक्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शेयर पॉलिसी धारक के पैसे हैं ये इन सारे फंड में निवेश होते हैं, जो इक्विटी फंड, डेट फंड हो सकते हैं, बैलेंस्ड फंड हो सकते हैं या फिर मनी मार्केट फंड होते हैं। तो मतलब इन बातों का संदर्भ एक यही है कि यूलिप प्लान भी शेयर मार्केट से लिंक्ड होते हैं, लेकिन ये प्लान परिवर्ती बीमा योजनाओं से ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें जो फंड है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किए रहते हैं और इसमें लोग अपने फंड्स का निगरानी भी कर सकते हैं कि कौन सा फंड कब कैसा परफॉर्म कर रहा है। उस हिसाब से आप अपने पॉलिसी के फंड्स को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है? ऑप्शंस है मियादी बीमा, यूनिवर्सल बीमा, जीवन बीमा, एंडोमेंट बीमा और आजीवन बीमा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। यूनिवर्सल बीमा शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है, इसीलिए ये एक गैर पारंपरिक जीवन बीमा उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? परवर्ती जीवन बीमा एक अस्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है, परवर्ती जीवन बीमा एक स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी है। तो इसमें हमें जो कथन सही नहीं है उसका सिलेक्शन करना है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, परवर्ती जीवन बीमा एक अस्थायी बीमा पॉलिसी है, ये एक अस्थायी बीमा पॉलिसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का अंतरकालिक आवंटन क्या दर्शाता है? सही समय आने तक संसाधनों के आवंटन को स्थगित रखना, सही समय के साथ संसाधन का आवंटन करना। ऑप्शन 2 सही होगा, संसाधनों का अंतरकालिक इंटरटेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दिखाता है कि समय के साथ संसाधनों का आवंटन सही से किया जाए। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जीवन बीमा उत्पादों की एक कमी है?
इन पॉलिसियों पर अधिक लाभ मिलता है। समर्पण मूल्य निकालने की स्पष्ट और प्रत्यक्ष विधि, सुपरिभाषित नकदी और बचत मूल्य घटक, प्रतिफल की दर का ठीक ठाक पता लगाना आसान नहीं है। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसमें जो भी रिटर्न मिलता है उसका आप पहले से अनुमान ठीक ठाक नहीं लगा सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट ही बताया जा सकता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल जीवन बीमा पॉलिसी पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अमेरिका में शुरू की गई थी। ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसकी परिवर्ती जीवन बीमा खरीदने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन है, निश्चित प्रतिफल चाहने वाले लोग, ऐसे लोग जो जोखिम से हिचकते हैं और इक्विटी में नहीं उतरना चाहते हैं। ऑप्शन 3 है, इक्विटी के सहज जानकार लोग, और चौथा है, सामान्य युवाजन। तो चूंकि परिवर्ती जीवन बीमा योजनाएं शेयर मार्केट से लिंक होती है, तो इनके जो सही जानकार लोग हैं उनके लिए यह बीमा खरीदने की सबसे अधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है, यूलिप के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? यूनिट्स का मूल्य पहले से निर्धारित एक सूत्र के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन सही है, ये पहले से निर्धारित एक सूत्र के द्वारा यूनिट का मूल्य तय किया जाता है। निवेश जोखिम बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है, ये गलत है। यूलिप अपनी अवधि, खर्च और बचत घटकों के संदर्भ में अपारदर्शी नहीं, ये पारदर्शी होता है। यूलिप एक बंडल उत्पाद है, नहीं, यूलिप एक अनबंडल्ड उत्पाद है। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें से सभी परिवर्ती जीवन बीमा की विशेषताएं हैं सिवाय लचीले प्रीमियम भुगतान, नकद मूल्य गारंटीकृत नहीं है, पॉलिसी मालिक यह चयन करता है कि बचत के रिजर्व का निवेश कहाँ किया जाए, न्यूनतम मूल्य लाभ की गारंटी है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसमें लचीले प्रीमियम भुगतान का विशेषता नहीं होता है परिवर्ती जीवन बीमा योजना में। उसके बाद है, यूनिवर्सल जीवन बीमा के संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही है? कथन 1 है, यह पॉलिसी मालिकों को भुगतान में भिन्नता करने की अनुमति देता है। कथन 2 है, पॉलिसी मालिक नगद मूल्य पर रिटर्न की बाजार पर आधारित दर अर्जित कर सकता है। तो क्वेश्चन, चूँकि ये शेयर मार्केट से लिंक्ड है, तो इस पर पॉलिसी धारक को जो भी मार्केट में इंटरेस्ट मिल रहा है वही इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका दोनों कथन सही होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। यूनिवर्सल जीवन बीमा के उत्पाद में यूलिप के संबंध में इनमें से सभी सही हैं सिवाय यूनिट धारक विभिन्न प्रकार के फंड का चयन कर सकता है, ये सही है। गलत हमें चूज करना है। जीवन बीमा कंपनी यूनिट मूल्यों की गारंटी देता है, ये नहीं देता है। जीवन बीमा कंपनी आपको यूनिट मूल्य की गारंटी नहीं देता है, ये शेयर मार्केट पे लिंक्ड होता है। तो ये ऑप्शन सही है। बाकी यूनिट को एक एकल प्रीमियम का भुगतान करके या नियमित प्रीमियम का भुगतान करके खरीदा जा सकता है, ये भी सही है। हमें इसमें गलत चूज करना था। यूनिट पॉलिसी की संरचना बीमा खर्च घटक के संबंध में पारदर्शी है, हाँ ये भी सही है। हमें गलत ऑप्शन का चूज करना था, जो कि 2 है। आगे है, IRDAI के नियमों के अनुसार कोई बीमा कंपनी निम्नलिखित में से कौन से गैर पारंपरिक बचत जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करा सकती है जिसकी भारत में अनुमति है? तो भारत में 2 तरह के गैर पारंपरिक जीवन बीमा की अनुमति है। एक तो यूलिप प्लान होता है, यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं, और उसके बाद है आपका विकल्प 2 परिवर्ती बीमा योजनाएं। दोनों ही भारत में अनुमति दी गई है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा उत्पादों का बंडल खोलना क्या दर्शाता है? बॉन्ड के साथ जीवन बीमा उत्पादों का सहसंबंध, इक्विटी के साथ जीवन बीमा उत्पादों का सहसंबंध, सुरक्षा और बचत का तत्व सम्मिलित, सुरक्षा और बचत का तत्व पृथक। तो ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि इसमें जीवन बीमा उत्पाद में गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद में बंडल को खोलना मतलब हर एक फंड को अलग अलग मैनेज करना, सुरक्षा और बचत, रिस्क मैनेजमेंट और सेविंग का अलग अलग निवेश किया जाता है।